नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। ठीक है, आज थोड़ी हरियाली दिखी है, बढ़िया है, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो बनती भी है। लेकिन अब यहाँ से सवाल वही है, इतनी बढ़िया खबर बाजार को मिली सोमवार को और हम लोग ये उम्मीद कर भी रहे थे कि हाँ, बाजार को वहाँ से एक उछाल मिलनी चाहिए। लेकिन वो उछाल इतनी बड़ी भी नहीं रही और बाजार को इतने बढ़िया जीडीपी के आंकड़े से इतना भी जोश नहीं मिला कि वो सेंसेक्स को 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ले जा पाए। देखिए, मतलब इतने में ही बाजार ने दम छोड़ दिया। ये सेंसेक्स का हाल, निफ्टी का हाल भी देख लेते हैं। क्या वहां पे कुछ बेहतर दिखता है? शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, 3 दिन की जोर आजमाइश के बाद आज निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज पार कर लिया है, क्योंकि पिछले दिन पार किया था, नीचे बंद हो गया, ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छा खासा नीचे बंद हो गया और आज किसी तरह से जोर लगा करके उसके ऊपर बंद होने में, लौटने में सफल रहा है। तो क्या इसको एक अच्छे संकेत की तरह देखें या अभी भी राम भरोसे और ट्रंप भरोसे चल रहा है बाजार? इस सारे मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं हो रहा। बाजार एक्सट्रीम शॉर्ट था, अच्छे न्यूज़ के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। बाकी इससे ज़्यादा अभी इतना भी इस पे बुयांसी नहीं है कि ये इसको पॉजिटिव सीधा गिन लिया जाए, लेकिन हाँ, ये सेंटिमेंट ठीक रहेगा। और वैसे देखा जाए तो लोगों के पोर्टफोलियो में थोड़ी सुधार देखने को मिलने चाहिए, बिकॉज़ यहाँ तो कुछ खास नहीं है, जो हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जब तक मार्कर्स क्लियर नहीं हो जाए तब तक आई थिंक अभी कार्ड्स खोलने नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। जी। तो मार्कर्स ओपन हो जाएं, मतलब कि वही फिर घूम फिर करके 25,000 के ऊपर, जो पहले 25,125 आपने रखा था, अब उसको तो आपने रिवाइज कर लिया ना, 25,000 कर लिया? हाँ, 25 हो गया। जी। तो अब किसी तरह से 25,000 पार हो जाए तो बाजार के लिए थोड़ा कल्याण हो। देखिए, 50 डे मूविंग एवरेज आ गया है 25,000 के नीचे। अब इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाएगा तो एक तरह से 50 डे मूविंग एवरेज पार हो जाएगा और फिर मतलब एक तरह से कहा जाए कि ग्रह कटा बाजार का, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज तो काफ़ी नीचे है ही। अभी बाजार के लिए बड़ी चिंता तो यही थी कि 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, इनको पार करना, इनके ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा था। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो मामला फिर फिट हो सकता है। और अगर मामला वो फिट हो सकता है तो ये देखिए, जो बड़ी वाली कटोरी बनी हुई है ना, घूम फिर करके इस कटोरी के अंदर ये स्ट्रक्चर घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या कहते हैं? ये अगर बनेगा तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनेगा और फिर FY27 का बहुत बड़ा रन बनेगा। रिवर्स इसलिए हेड एंड शोल्डर कहाँ से कहाँ देखना है, ये फिर से बताइए, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना वीकली बदल डेटा, रहा है। जी। हाँ वीकली डेटा कर दीजिए, एकदम क्लीन रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स दिखने लगेगा, थोड़ा सा स्क्यूड जो रहने लगेगा। आपने ये लकीर लेकिन पहले खिंचवाई हुई थी, आप इसी की बात कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा हाँ सा एक। बिल्कुल, वहाँ पे नेक लाइन का असेसमेंट चेंज होगा। देखिए पैटर्न के हिसाब से इसको कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी कह सकते हैं, जो उस समय लगेगा, बिकॉज थियोरेटिकली देखा जाए तो इसको कप एंड हैंडल ही बोला जाएगा। ओके, तो तो कल मतलब आप ये कह रहे हैं कि कटोरी हमारी पहले ही बन गई। मैं जो कटोरी लगा के बैठा हुआ हूँ वो असल में छलावा है, और कप तो पहले बना लिया है बाजार ने। या कटोरी और कप एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, फर्क तो बस हैंडल का ही होता है ना। तो अब यहाँ पे बस हैंडल बन रहा है, आप ये कह रहे हैं? हैंडल भी ऑलमोस्ट बना ही हुआ है, लेकिन अब हैंडल में ऐसा है कि अगर 24,300 200 ये सब निकल टूट गया तो फिर से हैंडल का फॉर्मेशन चलता रहेगा, और हैंडल आपका 24,000 के नीचे भी खराब हैंडल नहीं बनेगा।
तो जी, अभी देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा क्लोज़ टू हार्ट रख के ही चलना पड़ेगा। जी, हैंडल बनता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनता है, पता नहीं है, लेकिन अगर इसको जितने भी मार्केट डायनामिक्स और इकोनॉमिक्स समझ में आती है, इन सबको मिलाया जाए, तो अर्निंग्स किक होनी चाहिए सेकंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से। मतलब बेस इफ़ेक्ट भी फ़ायदा करेगा और 2 क्वार्टर के बाद अर्निंग्स भी इम्प्रूवमेंट अब हमको दिखना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 9 से 18 महीने के रेंज में हमको जो लिक्विडिटी का डोज़ दिया गया है मार्केट को, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो और तीसरी चीज़, अगर किसी ने सुना हो पीयूष गोयल जी ने अभी क्या स्टेटमेंट दिया, कि उन्होंने ये बोला कि नवंबर तक कुछ ना कुछ डिसीज़न हो सकता है। तो वो बिना कुछ सोचे-समझे तो नहीं बोलेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, वो ट्रम्प तो हैं नहीं। इसलिए जो भी बोला होगा उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो मेबी दिन मुहूर्त कुछ नवंबर के बाद बनेगा और ये सारा डेटा पैटर्न भी ऐसा कह रहा है कि अभी भी ये फाइनेंशियल में 7 महीने बचे हुए हैं। 7 महीने बचे हुए हैं कि 5 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 7 महीने बचे हुए हैं। ये फाइनेंशियल में अभी भी आधा से ज़्यादा बचा हुआ है। तो कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास समय है। तो अभी भी होप है कि ये अक्टूबर नवंबर के बाद अगर सही में कुछ हो जाता है नेगोशिएशन, तो मार्केट में वैसे ही आग लग जाएगी, बिकॉज़ एफआईज़ ज़बरदस्त शॉर्ट है, पैसा यहाँ से बाहर निकल रहा है और रुपये डेप्रिसिएशन में दिख भी रहा है। प्लस नया साइज़िंग भी होने लगेगा। तो ये सब चीज़ जो इशारा कर रहे हैं, और ये पैटर्न अपनी जगह है, मार्केट तो अपना एक पैटर्न ले लेता है बेस्ड ऑन द फ्यूचर असम्पशन। और फ्यूचर असम्पशन के पीछे जो डेटा पॉइंट्स जो हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं, ये तो मुझे यही कह रहे हैं कि जो पैसा बनाना चाहता है, वो बक-बक करने से अच्छा है कि इस मार्केट में बना रहे। मार्केट से अगर बाहर रहा ना, तो वापस आके पैसा नहीं बन पाएगा। बना रहे, चुपचाप जाके अपना काम करे और छोड़ दे। ये 2 फाइनेंशियल में आपको 30% का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। इतना तो जी। अंदाज़ा है मेरा। बिल्कुल, सोमेश जी ने समझाया था कि कैसे ये जो अभी चल रहा है 25-26 और उसके बाद जो चलेगा 26-27, यानी अप्रैल 2025 से शुरू हुआ साल जो मार्च तक चलेगा, मार्च 26 तक, और उसके बाद वहाँ अप्रैल 26 से अगले साल मार्च 27 तक। ये जो 2 साल का समय है, इस समय के बीच में चाहे पहले दे, बाद में दे, जब भी दे, लेकिन कुल मिलाकर के इस बीच में लगभग 30% के आसपास का रिटर्न बाजार दे सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से जिनको भी समझना हो, वो पिछले कार्यक्रम को देख लें, यानी जो शनिवार को हमने किया था साप्ताहिक कार्यक्रम, जिसमें काफ़ी अच्छे से बाजार की संभावनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, हर तरह से, हर पहलू से 360 डिग्री नज़रिया। तो अभी तो हम थोड़ा-सा बस बीच में, हफ्ते के बीच में क्या हुआ है बाजार ने अभी तक, किधर जाने का एक संकेत दिया है, उसको एक बार फिर से रिविज़िट कर लेते हैं। दो थोड़ा-सा हफ्ते के बीच की एक समीक्षा हो जाती है। तो आगे और समझेंगे, लेकिन ये बताइए, जो आप हैंडल की बात कर रहे थे ना, वो हैंडल मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। थोड़ा-सा डब्ल्यू जैसा हैंडल बन रहा है, मतलब वो एकदम पक्का डिज़ाइनर टाइप का हैंडल बनेगा। देखिए, मुझे ऐसा ऐसा लग लगता रहा है ना कि अभी इस पैटर्न को रीड करने के लिए सही समय होगा जब निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज़ दे दे। है उसके 25,000 पहले ये 50 डे मूविंग एवरेज पार हो जाए तब, हाँ, और फिर आप कहेंगे कि भैया ये कम से कम ये डब्ल्यू के बीच वाला जो टॉप है छोटा वाला, ये तो पार हो जाए, तो ठीक है, ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए उसकी वजह से। हर बार उतनी भी कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। डेटा में एक अलग बनता है, ये बार जी, का। और इस चीज़ को समझा भी देता हूँ, ऐसा क्यों है? नॉर्मली देखिए, लोअर हाई पैटर्न अगर पढ़ा जाए तो ऑफ कोर्स हमको क्लोज़ तो चाहिए ही ना 25,000 25,100 के ऊपर, अगर लोअर हाई पैटर्न में को भी रीड किया जाए, ओके? लेकिन अगर आप पूरे डेटा को रीड करेंगे राइट फ्रॉम मई 2025 अप टिल नाउ, तो नॉर्मलाइज़्ड डेटा आपको ये बोलेगा कि ये आपके सामने पूरी खिचड़ी परोसी गई है ये कैंडल्स की। इसका नॉर्मलाइज़्ड वैल्यू हर बारी चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी लेटेस्ट बिहेवियर क्या है, और लेटेस्ट बिहेवियर अब ऐसा होने लगा है, जितना करेक्शन होता जाएगा, उतना आपका ये लोअर हाई पैटर्न लीस्ट इम्पोर्टेंट होता जाएगा। बिकॉज़ या तो फिर
क्यों होता जाएगा लीस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज हो सकता है कि उसके बाद फिर अभी जो आपका 24,735 वाला हाई है लेटेस्ट, हो सकता है वो नया लोअर हाई बन जाए, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेटा ऐड होते जाएगा वैसे वैसे चीजों की रीडिंग चेंज होती जाएगी। हाँ ये बात, क्योंकि ये जो लेटेस्ट ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं लेटेस्ट, हाँ इसका हाई हो सकता है अगर पलटना है यहाँ से नीचे आ गया मान लेते हैं, तो फिर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अभी तक हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो है 25,153 वाला 25,153 वाला हाई, वो रेफरेंस पॉइंट है लोअर हाई का। लेकिन अगर ओवरऑल डेटा का मिक्सचर निकाला जाए तो अब उसको नीचे लाया जा सकता है 25,000 तक भी हमको क्लोज मिल जाए, तो ये पैटर्न निगेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्विंग इतना भी तगड़ा नहीं है, और लेटेस्ट जो स्विंग है अगर उसको देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी डेटा को जैसे मई से मैं कह रहा हूँ लेके आने के लिए, तो स्विंग से ज्यादा ये आपका एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। अगर एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन है तो फिर हमको नए नए पैरामीटर्स लगा के देखने पड़ेंगे और फिर एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो मेरा अब यही मानना है कि 25,000 धीरे धीरे बहुत क्रूशियल होता जाएगा, और जिस दिन जी। वो हो गया क्लोज, आई थिंक एक नई कहानी बननी शुरू हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल तो 25,000 पे ही नजर रखनी है। नीचे अभी अगले 1-2 दिन में क्या ध्यान रखना है कि कहीं ये लोअर हाई फिर से न बनना शुरू हो जाए? नीचे कौन सा स्तर नहीं तोड़ना चाहिए अगर ऊपर जाना है बाजार को तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीचे का कोई भी जो स्तर है उसको सैक्रोसेंट मानना चाहिए। जब तक 25,000 क्लोज नहीं ले ले उसके ऊपर में, इस मार्केट को सेल ऑन राइज का मार्केट ही लेके चलिए। जिस दिन क्लोज हो गया उस दिन सारे नीचे के लेवल्स को हम फिर से रिवाइज करेंगे, बिकॉज अभी तक 200 डीएमएज टेस्ट नहीं हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कोई नहीं जानता है कल को किसके ईगो पे क्या लग जाए। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह से इतना इमैच्योर स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दिया कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, आप तीनों मिलके हमारे अंदर में पीछे में साजिश कीजिए। इतना भी फ्रस्ट्रेशन नहीं बताना चाहिए, मैच्योरिटी नहीं है प्रेसिडेंट की। कम से कम बाइडेन जो भी करा के गए इतना इमैच्योर बिहेवियर तो मैंने नहीं देखा था। तो इसमें होता क्या है ना कि आपको अंदर का गुबार निकालना है, और उसमें आप कुछ भी एक ऐसा स्टेप ले लें जो पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट कर दे, तो उससे हम भी अछूते नहीं रह पाएंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सिचुएशन इतना फ्लूइड है, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो सिचुएशन जब तक ठीक नहीं हो जाए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सिचुएशन एक ही समय जाके ठीक होगी, बिकॉज पूरा कांटा जो अटक गया है यूएस का वो है भारत पे। बाकी और सब जगह उनकी नैया पार लग गई है। चाइना से वो पहले ही जी, हार गए हैं, भारत से हार ही रहे बिल्कुल। हैं। तो ये वाला जिस दिन सॉर्ट आउट हो गया फिर हम आराम से डिसीजन ले पाएंगे कि 25 या 28 या 30।